तो देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या देखेंगे? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा आखिरी पार्ट है, इसे हम देखेंगे लास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 6, मतलब जो आप पढ़े होंगे कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 बचपन में, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5, ऐसा कुछ। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन दो तरह का होता है। ठीक है, अब कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट एक बोलेंगे, एक मिनट नोट करना। एक कंसिस्टेंट बोलेंगे, एक बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, अब ये समझिए, वो इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि x माइनस 2 इक्वल टू 4, तो x का क्या वैल्यू हो गया? 6, मतलब x इसका सॉल्यूशन है। समझिए, अगर x माइनस 2 इक्वल टू 8 है तो x इक्वल टू 10 आ गया, मीन्स x इसका सॉल्यूशन है। मतलब बताया था ना आपको, x और y का ऐसा वैल्यू रख दे कि जो 6 ला दे। इक्वेशन का मतलब वही होता है ना कि अगर मान लिया हमारा एक इक्वेशन, ये इक्वेशन है, अगर x इक्वल टू हम 2 रख लेते हैं, y इक्वल टू भी 2 रख लेते हैं, तो 6 आता है क्या? तो 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 दूनी 6 आ रहा है। तो मतलब 2 x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, आर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन करने का क्या मतलब है? x और y का ऐसा वैल्यू डालें जो बराबर कर दे राइट हैंड साइड के, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है ना, मतलब कि हमने यहाँ रखा था x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, तो 6 आ रहा था, तो हम देखें 2 और 2 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम इसी तरह का बात करेंगे। सॉल्यूशन दो तरह का होता है। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कहने का मतलब कि जो आपका इक्वेशन दिया है, कोई भी इक्वेशन, वो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर उसका सॉल्यूशन है तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, इसका सॉल्यूशन नहीं है तो इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन ही नहीं निकाला जा सकता है। कंसिस्टेंट कैसे? मान लीजिए अगर हम आपको बोलेंगे x स्क्वायर इक्वल टू -4, क्या आप कभी स्क्वायर कभी कोई भी आप नंबर रख दिए, x स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 रहता तो हम x की जगह अगर 2 रखते तो आ जाता 4। देखिए तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, हाँ आ रहा है, 4 इक्वल टू 4 आ रहा है। लेकिन अगर x स्क्वायर इक्वल टू -4 होता तो कोई भी x रख लीजिए, x स्क्वायर का वैल्यू कभी -4 नहीं होगा, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो दीज इक्वेशंस आर सेड टू बी द इनकंसिस्टेंट। तो अभी हमने ये पढ़ रहे हैं कि हमारे को किसके साथ डील करना है? इक्वेशंस के साथ डील करना है। ठीक है, इक्वेशंस के साथ डील करना है। इक्वेशंस होते कितने तरीके हैं? दो तरह की इक्वेशंस हैं। कैसे इक्वेशंस हैं? एक कंसिस्टेंट इक्वेशन है और एक इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। कंसिस्टेंट इक्वेशन वो है जो कि जिसमें कुछ वैल्यू डाल के राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया जाए, जिसका कोई सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन वो इक्वेशन है जिनमें कोई सा वैल्यू डाल के हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। देखिए x स्क्वायर इक्वल टू -4, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी डाल दें, स्क्वायर का वैल्यू माइनस में नहीं आ सकता है। सो व्हिच मींस दैट वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन फॉर सच काइंड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आपको दो चीज समझ में आया कि इक्वेशन क्या है? इक्वेशन वही है जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं। कंसिस्टेंट वो है जिसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन वो है जिसके लिए हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करना रहेगा। तो मान लीजिए इक्वेशन ऐसा है हमारा, a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। ये है हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, हम देखते हैं। a1 b1 c1 जगह कुछ भी हो सकता है, इसको मैट्रिक्स के कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम बता दें। आप एक मैट्रिक्स बनाइए ऐसा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3, ये और ये। ठीक है, और ये एक मैट्रिक्स बना दीजिए x y z, और इधर बना दीजिए d1 d2 d3। पहली बात यहां तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया, एक ऐसा बना दिया, इसको बोलते हैं लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, हमने क्या करा है कि जो भी इसका कोफिशिएंट है, देखिए x के आगे जो था उसको लिखा, x के आगे जो था यहाँ लिखा, x के आगे यहाँ था यहाँ लिखा, y के जो आगे जो था इसको यहाँ लिख दिया, y के आगे जो यहाँ था। आपको समझ आ रहा हो कैसे लिखना? सेम उतार दिया। सो दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको ऐसे लिखेंगे, और इस चीज को हम सपोज a मानते हैं, इसको x मानते हैं, इसको मान लेते हैं b। ये b हो गया, ये x हो गया, और ये हो गया a।
तो जो x निकालने का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x इक्वल टू a का इनवर्स b। देख अब यहां से अगर हम x निकाले तो क्या आ जाएगा, a इनवर्स b आ जाएगा ना, ठीक है। तो मोटा मोटा हमको समझ आ रही है, हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, बाकी आप एक बार फॉर्मूला ध्यान रखिए। तो हमने क्या फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला देखा x इक्वल टू a का इनवर्स b, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और आपको समझाते हैं बढ़ने से पहले, एक होता है होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, एक होता है नॉन होमोजीनियस, ठीक है। ये क्या होता है देख लेते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि x 2x 3x हम a1 b1 c1 के जगह कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, मान लीजिए 0 तो होमोजेनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होगा, आपको पता है कि हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, a इसका बना देंगे, एक x बना देंगे और एक b बना देंगे। b क्या हो जाएगा, ये वाला चीज, ठीक है। तो अगर b इक्वल टू 0 है तो वो होगा होमोजेनियस। तो मतलब एक तो हम a बना देंगे, a क्या हो जाएगा बताइए, आप बताइए जरा सा, 2 2 2 3 6 6 6 4 9 7, ठीक है। ये a हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 0 0 0 0। तो जहां भी b 0 हो जाए, b इक्वल टू 0 हो जाए, दैट इक्वेशन इज सेड टू बी द होमोजेनियस, और b नहीं 0 हो, दैट इक्वेशन इज सेड टू बी द नॉन होमोजेनियस, ठीक है। तो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस समझ में आया कि होमोजेनियस इक्वेशन वो है जिसका सारा 0 हो जाए, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन वो है जो यहाँ पे 0 ना आए। मतलब यहाँ पे जो हम लोग पहले देख रहे थे 2 3 4, अगर ऐसा रहा तो नॉन होमोजेनियस है, सारा 0 रहा तो वो होमोजेनियस है, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर अभी कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे कंडीशन क्या क्या होता है, ठीक है। अगर हमारा हम बता रहे कि x कैसे निकलेगा, x इक्वल टू निकलता है a इनवर्स b, पक्का। तो a इनवर्स b के लिए क्या हो जाएगा हमारा, आप बताइए a इनवर्स b कैसे निकालते हैं हम, इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय, यही होता है। इनवर्स के लिए तो मैं यही पढ़ा रहा, और इनटू b। तो पहली बात कि ये तो 0 नहीं होना चाहिए, अब पता है कि नीचे वाला चीज 0 नहीं हो, तो अगर ये 0 नहीं होगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन, मतलब x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1, मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा। एक x आएगा, एक y आएगा और एक z आएगा, जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन याद रखिए। कौन सा, क्या हम याद रखने बोले, जब a 0 नहीं होगा, जब डिटरमिनेंट a का 0 नहीं होगा तो इसका एक एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, जब डिटरमिनेंट भी 0 हो जाए और एडजॉइंट भी 0 हो जाए, ये दोनों 0 हो जाए, तब आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर हम आपसे पूछे x का ऐसा वैल्यू बताओ जो 3 से बड़ा हो, तो कितना होता है पाइएगा, इनफाइनाइट 3 4 5 6 7 8 करोड़ 10 करोड़ 5 10 करोड़ जितना ही बताए, तो इस तरह का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब x का भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, y का भी इनफाइनाइट आएगा, z का भी इनफाइनाइट आएगा। ये ये कंडीशन याद रखना है थ्योरी में। क्या हम पढ़े कि अगर हमारा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाए, नॉन 0 हो जाए, मतलब 0 नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन है। x का एक वैल्यू आएगा, y का एक वैल्यू आएगा, z का एक वैल्यू आएगा, ये भी 0 और ये भी 0 आ जाए, ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, बहुत सॉल्यूशन आएगा। दूसरा हमने ये समझा कि अगर डिटरमिनेंट 0 हो और अगर एडजॉइंट भी 0 हो तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, x का भी बहुत सॉल्यूशन आएगा, y का भी बहुत सॉल्यूशन आएगा, z का भी बहुत सॉल्यूशन आएगा। तीसरा कि अगर हमारा डिटरमिनेंट 0 हो और अगर एडजॉइंट 0 ना हो, ये 0 ना हो, अगर डिटरमिनेंट तो 0 और एडजॉइंट 0 नहीं हो तो वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो हमने अभी मोटा मोटा समझा क्या कि हमारा जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, x इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स का क्या फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय द हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a। तो हमें 3 चीज देखना है कि अगर ये नॉन 0 है तब तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है, अगर ये नॉन 0 तो यूनिक सॉल्यूशन, x का एक वैल्यू, y का एक वैल्यू, z का एक वैल्यू, ये और ये दोनों 0 हो रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये अगर 0 हो रहा है, ये 0 नहीं हो रहा है तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। सीधा हिसाब मोटा याद रखिए, अगर ये 0 नहीं हो रहा तो एक सॉल्यूशन, दोनों 0 हो रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये 0 हो रहा है, ये 0 नहीं हो रहा तो
नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आगे बढ़ते हैं। बेसिक थ्योरी हमने देख लिया है, अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल ये कह रहा है 3x + 4y + 2z = 8। ठीक है, अगला कह रहा है 2y - 3z = 3 और x - 2y + 6z = -2। ठीक है, तो ये दिया है, इसमें x y z का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि x नहीं है, x नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x। भाई 0 से किसी को गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया। हमें इसमें क्या निकालना है, x y और z निकालना है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। ओके, अब हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि ax = b होता है, और उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा x = a 1b, ये हमने पढ़ा अभी। ठीक है, तो अब पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं हम लोग। क्या a निकाल लेते हैं, a क्या होगा बताइए, 3 4 2 0 2 -3 and 1 -2 and 6, ये हमारा आ गया a। b क्या आ जाएगा हमारा बताइए, x y z, और हमारा c क्या आ जाएगा, c आ जाएगा हमारा 8 3 -2, ये आ जाएगा। और हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, x = a 1b। तो अभी हम a 1 निकालेंगे और b से उसको गुना करके x y z का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको हम ऑलरेडी a 1 निकालने आपको हम बता दें कि भाई a 1 कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट a 1 बराबर लिख रहे हैं। अगर a 1 निकालने में कोई दिक्कत है तो आप इससे पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 5, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि a 1 निकालते कैसे। ठीक है, हम फिलहाल बुक से आपका a 1 का वैल्यू लिखते हैं। तो a 1 का जो हमारे पास यहाँ वैल्यू दिख रहा है हमें, वो है 3 - 14 - 8 - 3/2 8 and 9/2 and -1 5 and 3। तो ये है हमारा क्या, a 1। अगर आप a 1 निकालेंगे, a 1 निकालने हम आपको बताएं पिछले पार्ट में कि a 1 निकालते कैसे हैं। ठीक है ना, तो अगर आप इसका a 1 निकालिएगा तो ये आएगा। तो चलिए हम अभी, और हमारा b क्या है, ये है b, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला होता है a 1b। तो b क्या है हमारा, ठीक है, आपको हमें समझ में आया कि a 1b क्या, सॉरी ये x है, गलत लिख दिया था, हमारा b ये है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी और फॉर्मूला के अनुसार हम डालते हैं, तो फॉर्मूला के बराबर हो जाएगा x क्या है हमारा, x y और z। a 1 कितना आया, 3 - 14 - 8 - 3/2 8 and 9/2 1 5 and 3, यही है। b क्या है, b अभी हमने निकाला था कि b क्वेश्चन में दिया था 8 3 -2। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने भी हम आपको बताए हुए हैं x y z। तो जिन बेसिक चीजों पे आपको दिक्कत हो रहा है, पास्ट वाला वीडियो जरूर देखिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 8 × 3 क्या होगा, 24, ये क्या होगा 14 × 3 42, और -8 - 2 16। क्लियर है, और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 × 4, तो माइनस का 12 24 और माइनस का 9। ठीक है, 8 इसके से गुना करेंगे 8, इसके से गुना करेंगे 15। ठीक है, इसके से गुना करेंगे माइनस का 6। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आता है, चलिए देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े तो क्या आया हमारे पास, x y z इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 40 में से 42 गया -2, ये कितना आ जाएगा 21 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 8 और 6 14 होता तो 1 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया x = -2 y = 3 और z = 1, आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो अगर एग्जाम में आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, मतलब अगर पूछता है आपसे सॉल्यूशन निकालने के लिए तो इस तरह का छोटा क्वेश्चन पूछेगा, और यूजुअली एक आध क्वेश्चन आता है नीम सेट में। तो अगेन हम आपको बोले हैं कि हमने पूरा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कवर कर लिया है एज जो हमारा जो 12th का लेवल का है। तो आप 12th का लेवल का पूरा बुक बनाइए, अगर आपने नहीं पढ़ा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एंड लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आप जाइए उस बुक का क्वेश्चन बनाइए। हर क्वेश्चन हर चैप्टर पे आप कम से कम एग्जाम्पल बनाइए। मैं ऑलरेडी आपको बता रखे कि एग्जाम्पल बनाना बहुत जरूरी है।
तो आप 12th लेवल से सारा एग्जाम्पल कवर कर लीजिए, ठीक है। तो हमने 12th लेवल तक का सारा कुछ कवर कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, हमें जो अब नीम सेट में कुछ एक्स्ट्रा है उसके छोटे से पार्ट को देखना है। जैसे हमने देखा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके। एक मेथड से और हम निकाल सकते हैं रैंक मेथड से, उसको हम लोग देखते हैं, और एक छोटा चीज उसको देखते हैं। इसके बाद हमारा ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का थ्योरी पोर्शन कवर हो जाएगा। बाकी हम डिटरमिनेंट को अलग से पढ़ेंगे। इस चैप्टर को जैसे हम लोग खत्म करेंगे, बाकी डिटरमिनेंट को हम 3-4 दिन में, छोटा चैप्टर है उसको जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सारा पार्ट हमने यहाँ कवर कर ही लिया है। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं डिटरमिनेंट के, कि मतलब डिटरमिनेंट का यूज करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं, कुछ जगह एरिया वगैरह निकलता है, तो उन चीजों को हम कवर करेंगे जब हमारा ये चैप्टर मैट्रिक्स का खत्म होगा। तो चलिए आप उसको 12 देगा तो अच्छे से पढ़िए। बाकी चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते। जो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, रैंक के थ्रू, रैंक मेथड के थ्रू। अभी हमने देखा था कि कैसे बनाया, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि हमने कैसे बनाया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है। जहां पे हमने ये देखा x = a इनवर्स b, ये इसके थ्रू हमने बनाया, ठीक है। अब हम लोग रैंक के थ्रू बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चलो थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए जो हमारा ये था a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, ठीक है। a3x + b3y + c3z = d3, ठीक है। ये मान लीजिए इक्वेशन होता है जहां a1 a2 की जगह कुछ भी हो रहा है। ये थ्योरी बता रहे हैं हल्का। और पहले तो हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल रहे थे, ठीक है। तो हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है सपोज a, वो क्या होगा रे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। डन है, यहाँ तो क्लियर है, ठीक है। अगला जो होगा इसका हमारा x क्या हो जाएगा, x जो हमारा हो जाएगा वही x y और z, ठीक है। और हमारा b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा d1 d2 एंड d3। डन है, क्लियर। तो जब भी ऐसा रहे तो हम दो मैट्रिक्स के थ्रू हम इसको चलेंगे। अभी देखिए कैसे करना है। ए तो आपको a दिया हुआ है कैसे, ठीक है। अगला आप मैट्रिक्स बनाइए ab बनाइए, ऐसा ab, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, ये तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है a, ये तो देखिए रहे। ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा, सेम है a1 b1 एंड c1, a2 b2 एंड c2, a3 b3 एंड c3, और ये हमारा ये वाला d1 d2 एंड d3। क्लियर है। चलिए यहां तक आपको समझ में आया कि मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। एक तो मैट्रिक्स आप सिंपल ऐसा बना लीजिएगा, एक मैट्रिक्स हम ऐसा बना लेंगे, और इस मैट्रिक्स का नाम है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे, जब भी हम रैंक के थ्रू इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने का आपको तरीका कैसे पता है, कैसे सॉल्व करते हैं। आप जिस तरीके से आपको समझ में आता है उस तरीके से सॉल्व कीजिए, बस आपसे सॉल्व करवाएगा। आपको पुराने मेथड सॉल्व करना चाहते हैं पुराने मेथड से कीजिए, इस मेथड से सॉल्व करना है इस मेथड से कीजिए, लेकिन कभी कभी दोनों में से कोई भी आपको फायदा दे सकता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपको बनाने आ गया, ये मैट्रिक्स आपको बनाने आ गया। इस मैट्रिक्स को कहेंगे ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ये तो आपको पता ही है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अभी कुछ प्रॉपर्टी है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू, उसके थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताते हैं। पहले आपको मैट्रिक्स कोफिशिएंट बनाने आ गया, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। कुछ नहीं, सिंपल ab को जोड़ देना है। इसमें c1 तक ले रहे थे, इसमें d1 d2 d3 तक ले रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं और बाकी आपको कुछ प्रॉपर्टी के थ्रू समझा रहे हैं आगे। कुछ थ्योरम है उसको जो कि ध्यान में रखना जरूरी है। हम सिर्फ वही थ्योरम बताते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कौन सा मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो भी आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, हम आपको बताए थे कि वैसा इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसका सॉल्यूशन आता है, मतलब x² = 4। अगर x की जगह 2 डालेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन x² = -4, तो हम ये x का कोई सा वैल्यू डालेंगे -4 नहीं आएगा, x स्क्वायर कभी माइनस में नहीं आता। तो ये इनकंसिस्टेंट एंड ये कंसिस्टेंट आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट व्हेन rank of coefficient matrix, कभी कभी प्रॉपर्टी भी पूछ लेता तो ध्यान रखिएगा अलग, इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स।
क्या हो रहा होता है कि भाई सिस्टम का मतलब जब ये इक्वेशन दिया वो कंसिस्टेंट कब होगा, जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों बराबर हो, मतलब जब दोनों का रैंक इक्वल होगा, मतलब एक कंसिस्टेंट होगा, मतलब जो भी आपका जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है या फिर जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, दोनों का हम एक एक करके रैंक निकालेंगे, रैंक भी आपको निकालने आता है, ठीक है। तो अगर दोनों का रैंक बराबर होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज वहीं पे बोल दीजिए कि इनकंसिस्टेंट है अगर हमारा रैंक इक्वल नहीं है तो। चलिए हम थोड़ा सा और आपको बताते हैं। चलिए भी हम आगे बढ़ते हैं और एक और थ्योरम बताते हैं। इस थ्योरम को भी आप लिखिए, जो जरूरी थ्योरम हम बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए सिस्टम ऑफ द इक्वेशन है, उसमें m इक्वेशन है, m इक्वेशन है एंड n अननोन्स है। अननोन पता है मतलब कैसे होता है वो बता दें। चलिए x y z 2x 3y माइनस z इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 9 फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए। तो इसमें कितना इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 तीन इक्वेशन है। मान लीजिए कौन होता है 4x 6y 5z इक्वल टू 10, तो इसमें कितना इक्वेशन हो गया 4 इक्वेशन। तो यही बोल रहा है, मान लीजिए m इक्वेशन है, ठीक है। एक और इक्वेशन होता तो 6x माइनस 9y माइनस z इक्वल टू 0 मान लिया। तो m का वैल्यू कितना हो गया, मतलब हमारे पास कितना इक्वेशन हो गया 6 इक्वेशन हो गया, 5 इक्वेशन हो गया, 1 2 3 4 5। तो m बोल रहा है कि नंबर ऑफ इक्वेशन है। और अननोन का मतलब कितना वेरिएबल में बात करें 1 2 3, तो n हो गया 3 और m हो गया 5। ये समझ आ जाएगा कि नंबर ऑफ इक्वेशन जितना इक्वेशन कह रहे हैं, अननोन का मतलब हो गया ये x y z, आगे में अगर u लगा रहता तो नंबर ऑफ अननोन हो जाता 4, समझे। मतलब अगर ये लिखे 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ अननोन कितना हो गया 2 x और y, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वेशन कितना हो गया 1, क्योंकि एक ही है, समझा। तो अभी हम थ्योरम पढ़ेंगे, आपको उससे पहले होता है कि उसमें m इक्वेशन है और n अननोन्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला कंडीशन देखते हैं, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो नंबर ऑफ अननोन से, मतलब कि yz इक्वल टू 3 2x माइनस z इक्वल टू 9। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है 1 2, नंबर ऑफ अननोन कितना है 1 2 3 x y z, ठीक है। तो आप याद रखिए कि जब भी नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन से कम होगा, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ये हम आपको बताएंगे, अभी हम आपको नंबर थ्योरी बताएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे अलग से, जिसमें से कुछ कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ही हो जाएगा, हम पढ़ाएंगे आपको कुछ दिनों में। तो आप ये मान लीजिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कब, जब नंबर ऑफ इक्वेशन छोटा हो नंबर ऑफ अननोन से। जब नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो और नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, इतना ध्यान रखिए। तो भाई जब भी हमारा नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन से छोटा हो गया तो हमारा आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये आप याद रख लीजिए एकदम, ठीक है, कि जब भी हमारा नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन से छोटा होगा तो हमारा जो कि सॉल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला केस देखिए। अगला केस ये बोल रहा है जब m बड़ा हो n से, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन से बड़ा हो, ठीक है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे क्या होगा। चलिए तो पहला देखिए, पहला ये कहता है कि जो रैंक ऑफ जो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जो रैंक ऑफ आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इक्वल टू अगर आपका रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, रैंक ऑफ जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब दोनों बराबर होगा तभी बताते हैं कंसिस्टेंट होगा, और ये इक्वल टू n हो। मतलब क्या कह रहे हैं हम आपको, जो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स हो तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, यूनिक सॉल्यूशन तब आएगा कि जो आपका दोनों का रैंक बराबर हो। आप बताए थे कि जब आपका सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, मतलब सॉल्यूशन कब आएगा, जब आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक बराबर हो। तो पहली बात तो आपके जो सॉल्यूशंस है उसको कंसिस्टेंट होने के लिए रैंक तो बराबर होना ही चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए दोनों का रैंक
किसके बराबर हो, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो। मान लिया जाए कि हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, तो जो हमारा 3 अननोन है उसी के बराबर रैंक हो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का उसी के बराबर रैंक हो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, सब पे हम आपको इस थ्योरी पे क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी याद रखिए कि देखिए सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कब होगा, जब दोनों का रैंक बराबर हो, जब आपका रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ आपका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है दोनों जब बराबर होंगे तो ही कंसिस्टेंट होगा, और वो जब दोनों इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन होंगे तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारा रैंक तो दोनों का बराबर है, रैंक ऑफ जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो रैंक है आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। हम पता थे कि जब हम आपको पढ़ाए थे कि जब कंसिस्टेंट तभी होगा जब उसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि दोनों का रैंक बराबर है कि नहीं। अगर रैंक बराबर है और अगर वो लेस देन n है, मतलब जितना अननोन है उससे छोटा है, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और तीसरा केस ये कहता है, ये बी है, तीसरा केस ये कहता है कि अगर दोनों का रैंक बराबर नहीं हो, मतलब रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने ये समझा कि एक थ्योरम में कि हम मान के चलते मेरा m इक्वेशन है एन अननोन है। याद करने का तरीका, जब भी इक्वेशन अननोन से छोटा हो, मान लिया मेरे पास 2 इक्वेशन है और अननोन 3 है, जब भी इक्वेशन कम हो अननोन ज्यादा हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ऐसा याद रख लीजिए। याद कैसे करेंगे कि हमें पता है कि जो भी अगर इक्वेशन है वो नंबर ऑफ अननोन से ज्यादा होना चाहिए, अगर जो नंबर ऑफ अननोन से हमारा नंबर ऑफ इक्वेशन कम होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ऐसे याद रखना। ठीक है, अगला केस में आपको ये बताएं याद करने का तरीका कि सॉल्यूशन कब निकलेगा। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट का सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट। पहला कंडीशन ये होता है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन है अगर वो अननोन से छोटा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरे कंडीशन ये बोले कि जब दोनों का रैंक कंसिस्टेंट कब होगा, जब दोनों का रैंक बराबर होगा। ठीक है, तो भला ही उसमें बहुत सारा सॉल्यूशन निकल जाए, एक सॉल्यूशन निकले, लेकिन सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब दोनों का रैंक बराबर होगा। दोनों का रैंक बराबर नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं। तो आपको याद करने के लिए ये वाला ऐसा याद होगा कि दोनों का रैंक अगर बराबर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब आपको क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन कम है और अननोन ज्यादा है तो भाई कभी भी सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा हमेशा। कैसे कि जब हमारा नंबर ऑफ इक्वेशन कम है, नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है, तो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये याद करने का तरीका। हम अब सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब दोनों का रैंक बराबर हो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर नहीं हो तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब इनकंसिस्टेंट। तो ये वाला ठीक है। अब हमको इन दोनों को याद करना। अब हमारा यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों का रैंक तो बराबर है ही है लेकिन वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो। अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है तो सबका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। एक x का वैल्यू एक आएगा, y का वैल्यू एक आएगा, z का वैल्यू होगा, और नहीं तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। देख रहे हैं, तो कैसे समझे, एक बार फिर दोहराते हैं कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो नंबर ऑफ अननोन के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। रैंक अगर दोनों का बराबर है दोनों मैट्रिक्स का तो ही सॉल्यूशन निकलेगा। रैंक बराबर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। रैंक बराबर है और अगर वो इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स हैं तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। चलिए भी एल्गोरिथम देखते हैं कि अगर आए तो कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको क्या बताया है कि सबसे पहले आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लीजिए। सबसे पहले आप ए बना लीजिए, बी बना लीजिए। जो हम बनाते हैं कैसे कि हमारा मान लीजिए अगर ऐसा रहा सॉरी 2x + 3y + 3z x + y + z = 6 x - y - z = 2। तो हम a और b निकाल लीजिए। a क्या हो जाएगा 2 3 2 1 1 2 1 - 1 and 2, तो ये a आ गया। उसी तरह हमारा b क्या आ गया 6 6 2। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, a b निकाल लेना है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, पहला जो स्टेप होगा वो होगा फाइंड a b। डन है। दूसरा जो आपका काम होगा उसको निकालना रहेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना। कुछ नहीं करना है, ए बी को साथ में कर देना। आपको बताए थे जो ए बनाया है उसका जो उधर बी रहेगा चारों कर देना, भी बनाया था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो दूसरा ये बनाना है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है कि दोनों का रैंक निकालिए। किसका रैंक निकालिए,
कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकालिए या एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालिए। किस तरह से निकाल सकते हैं, आपको रैंक निकालने का दोनों पता है, कैसे कैसे निकालते हैं। हाँ बोला था रैंक कैसे निकालते हैं। आप चलिए इक्वलियन मेथड से निकाल सकते हैं। इक्वलियन मेथड जहां पे आपको बताया था इक्वलियन मेथड में कैसे निकालते हैं, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके नीचे वाला चीज 0 हो। उसके बाद हम चौथा काम क्या करेंगे, ये आप इक्वलियन मेथड से रैंक निकालना आता है तो आप दोनों का रैंक निकालिए। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम निकाले दोनों का रैंक और रैंक अगर हमारा बराबर नहीं आया तब तो भाई हमारा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। हम अपने बताया था आपको क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमने पढ़ा था। और अगर हमारा रैंक बराबर आता है तो हमारा हो जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये चीज समझ आया आपको। बाकी एक हम जो आपको पूरा का पूरा एग्जांपल कराएंगे, हमारे पास अब जो असाइनमेंट उसमें क्वेश्चन है हम आपको बताएंगे पूरा का पूरा रैंक के थ्रू भी बना के। ठीक है, लेकिन अभी आप समझिए कैसे होगा। सबसे पहले हम ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, डन है। उसके बाद हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, दोनों का रैंक निकालिए। आपको जो भी इजी लगता है, यूनियन मेथड लगता है इससे बनाइए, उससे लगता है उससे बनाइए। अगर रैंक बराबर आता है तब तो हम मतलब हमारा सॉल्यूशन निकल सकता है और देखेंगे कैसे निकलेगा। और अगर रैंक बराबर नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं इस पे बेस्ड, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर अभी आगे बढ़ते हैं और हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल ये कह रहा है कि लेम्डा का वैल्यू फाइंड करिए। लेम्डा के किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। बोल कह रहे लेम्डा के किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस lambda z equal to 12, and here is the option lambda equal to 1, lambda equal to 2, and lambda equal to -2, and lambda equal to 3। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट होने के लिए हम आपको बताए हैं कि जब रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर दोनों का रैंक बराबर नहीं है तो ही वो इनकंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज कंसिस्टेंट होगा। तो इनकंसिस्टेंट होने के लिए रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी पहले हम क्या करते हैं कि हम मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या होगा, 1 1 1 1 2 2 2 3 एंड लैम्डा, एंड इधर क्या हो जाएगा 6 10 एंड 12। ठीक है, हाँ होता है कि पहले इसको इक्वलियन फॉर्म से अगर मेथड हम सॉल्व करें तो डायगोनल के नीचे वाला चीज को हम 0 बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम, अगर R2 में से R2 माइनस R1 और R3 में से R3 माइनस R1 कर सकते हैं। देखिए, तो अगर हम इसको इससे घटाएं तो बात बन जाएगा, इसको इससे घटाएंगे तो बात बनेगा। ठीक है, घटाइए और देखिए आता क्या है वो। चलिए एक देखते हैं, हम ऊपर वाली चीज को मिटा रहे हैं भी लिखते हैं, आप खुद से एक बार देखिए। चलिए ठीक है, हम क्या बोले R2 में से R1 घटा दो, ऊपर वाली चीज को घटा दो। ठीक है, ये हम बोले, हम क्या बोले कि R2 में से R1 घटाइए। तो क्या हो गया, पहले R1 में तो कुछ नहीं छेड़ रहे, इसमें इसको हटा रहे। तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, इसको भी इससे घटा रहे। R3 में से R1 को घटाते हैं तो 0, 2 में से 1 गया 1 और इसमें से गया तो लैम्डा -2। ठीक है, चलिए उधर भी हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो 6 हो गया, ये 10 में से 6 को घटाएं 4 और 12 में से 6 को घटाएं तो 6, ये बचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसको 0 करना है क्योंकि हमको पता है ये ही होता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन तीनों को 0 करना तो कैसे होगा, इसको इससे घटा देंगे तो हो जाएगा, मतलब R3 में से R2 घटा देंगे तो हो जाएगा 0। देखिए हो जाएगा ना, तो करिए ये तो 1 2 यही हो जाएगा, सॉरी 1 1 2 0 1 1, इसको इससे घटाइए 0, इसको इससे घटाएं तो 0, इसको इससे घटाएं तो लैम्डा -3। डन है। उधर क्या हो गया 6 4, इसको इससे घटा दिए तो 2। पक्का समझ में आया है हमें क्या हो रहा है। तो अगर हमारा ये वाला अगर लैम्डा का वैल्यू 3 = 0 हो जाता, अगर ये वाला वैल्यू भी 0 हो जाता तो हमारा रैंक क्या आता, रैंक आता हमारा क्या
2 रैंक आता, क्योंकि ये तो नॉन जीरो हो जाता। अगर हमें इक्वलियन मेथड में हमने क्या सीखा था, इक्वलियन मेथड में हमने ये सीखा था ना कि भाई अगर ये जीरो हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है, तो अगर हमारा देखेंगे डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला सारा चीज जीरो हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो उसके बाद हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करेंगे। तो ये एक नॉन जीरो रो हो गया पहला, ये एक नॉन जीरो रो हो गया दूसरा, तो रैंक होता 2। तो इसके जगह पे अभी क्या लिखा हुआ है, इसके जगह पे लिखा हुआ लैम्डा -3, ठीक है। अगर लैम्डा माइनस, देखिए अब हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तक हम आ गए, यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है, इसके नीचे का चीज जीरो हो गया। अगर ये जीरो नहीं होता, अगर ये इसके जगह होता 5 6 7 8 9 10, तो रैंक कितना होता, नॉन जीरो एक रैंक, एक हो गया, 2 हो गया, और यहाँ अगर 0 0 5 होता तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी नॉन जीरो नहीं है, ठीक है। लेकिन वही अगर लैम्डा इक्वल टू 3 हो जाता, इक्वल टू 0 हो जाता, सॉरी लैम्डा -3 इक्वल टू 0 हो जाता, तो क्या होता, ये वाला भी 0 हो जाता रो, तो हमारा नॉन जीरो रो कितना बचता, 1 और 2, तो रैंक आता हमारा 2, ठीक है। अब इधर हम देख रहे हैं, इधर तो रैंक 3 है, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इधर तो रैंक 3 है, ठीक है, और अगर इधर भी रैंक 3 आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो इनकंसिस्टेंट होने के लिए बराबर नहीं होना चाहिए, तो मतलब इसको 0 होना चाहिए, तभी नॉन जीरो रो 2 बचेगा और रैंक इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। तो जब लैम्डा इक्वल टू 3 आएगा तो इसका रैंक 2 आएगा और इसका रैंक 3 आएगा, और दोनों का रैंक बराबर नहीं होगा, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो वही मैं पूछ रहा था क्या होगा। तो लैम्डा का वैल्यू 3 के लिए इसका रैंक 2 आएगा, इसका रैंक 3 आएगा, दोनों बराबर नहीं होंगे तो रैंक बराबर होगा, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ऐसे वो आएगा नहीं, लेकिन चलिए हम बताते हैं। जो एक होता है हमारा नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन, ये क्या होता है, नॉन होमोजेनियस। यह होता है क्या होता है नॉन होमोजेनियस, की जहां की बी 0 नहीं हो, यही होता था, हम रहता है कि हम निकाल रहे हैं ना, ए निकाल रहे हैं, एक्स निकाल रहे हैं और बी निकाल रहे हैं। अगर बी हमारा नॉन जीरो है तो वो नॉन होमोजेनियस है, और अगर b इक्वल टू 0 है तो वो होमोजेनियस हो जाएगा। मतलब क्या, अब एक बार एग्जांपल समझाते हैं। सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, होमोजेनियस, ठीक है। ये क्या होता है कि ax इक्वल टू b यहाँ भी होगा, लेकिन b इक्वल टू 0 होगा। मतलब कैसा होगा, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0, x प्लस y z इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ वाला सारा 0 होना चाहिए, इसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, क्या, x y z इक्वल टू 0। देखिए सारा का वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 आएगा, सारा का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आएगा, सारा का वैल्यू 0 रखेंगे। अब यहाँ देखिए ना, 0 प्लस 0 प्लस 0, इस इक्वेशन के लिए बात करें तो 0 आ रहा है। यहाँ पे देखिए x का जगह 0 रखेंगे तो 0, इसको से 0 से गुना करेंगे 0, इसको से 0 से गुना करेंगे तो 0। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन एक नाम दिया गया, कुछ नहीं। होमोजेनियस इक्वेशन सबसे इजी है, ना आएगा ना कुछ, लेकिन हम बता दिए कि जिसमें b इक्वल टू 0, उधर का सारा एलिमेंट 0 हो, और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, और इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इस चीज को, हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोटा मोटा यहाँ हमारा थ्योरी का पार्ट कवर होता है। आप एक बार थ्योरी का पार्ट फिर से देखिए।